अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार सियासी अहवाल में इस्लामाबाद स्टूडियो में हाजिर हैं। नाजरीन, मेरा ये प्रोग्राम PTV से कोयटा से नशर हुआ करता था। आज इलेक्शन के सिलसिले में इस्लामाबाद स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराता चलूँ। सब नोन चेहरे हैं। जवाद फैज़ी साहब मेरे पहले मेहमान, मेरे दूसरे मेहमान शनीला अम्मार, तीसरे मेहमान मेरे डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, बाबर गोरसी साहब और शहजाद रज़ा साहब। आप सबको खुश आमदीद और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला। इलेक्शन हो गए हैं खैर से और कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं हुआ। कोशिश कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत थी कि इलेक्शन के इस प्रोसेस को रोका जाए और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इक्का दुक्का वाक़या ज़रूर हुआ है, लेकिन इलेक्शन हो गए हैं खैरियत से। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तगदो में लगे हैं कि अपनी हुकूमतें प्रोविंसेस में या सेंटर में बनाएं। आपसे शुरू करता हूं, मुझे बताएं कि जवाद फैज़ी साहब, एक्सपेक्टेशंस थी कि इस पार्टी को इतनी ज़्यादा मिलेंगी सीट, इसको कुछ कम मिलेंगी इसको, लेकिन स्प्लिट मैंडेट आया और एक कन्फ्यूजन भी है। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी का ये पार्ट है और सब ने अपने अपने, क्या लगता है आपको अभी आने वाले, अभी आप कुछ गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कुछ? देखिए, दो चीज़ें हैं शहजाद साहब। एक तो मुझे बड़ा डर और ख़ौफ भी लगता है कि मैं जब सहाफ़त में आया तो जिस शख्सियत को पढ़ना शुरू किया, शोरश कश्मीरी को, वो 60 की दहाई में 70 की दहाई में वो जो लिख गए ना, अल्लाह ना करे वो पूरी हों चीज़ें। एक तो डर है। दूसरी जानब मैं आ जाता हूँ कि डर की बजाय पॉजिटिविटी, उम्मीद, होप, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो मैं जब उसको देखता हूँ तो एक दफ़ा फिर से मुझे 2013 वाली सिचुएशन, मरकज़ में नहीं सूबों के हवाले से, उस एतबार से हर जमात को मौका मिल रहा है अपने अपने सूबे में वंस अगेन परफॉर्म करने का। और अगर वो कर जाते हैं और ये तहैया करके कर जाते हैं कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी, रियासत मुतहम्मल नहीं है, मुआशी एतबार से, इखलाकी एतबार से हम जिस कदर जवाल पजीर हैं और जिस कदर तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, उसमें एक मौका बनता है। और वो मौका भी उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इखलाक बिगाड़ा, दहन बिगड़ा, ज़बां बिगड़ी और उसके बाद आग लगी, शोले उठे और वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक नहीं जाना चाहिए था रियासत के हवाले से। लिहाजा अब ये मौका है कि सजदा सहफ किया जाए, तौबा ताइब हुआ जाए, रियासत को मुकद्दम जाना जाए, नई शुरुआत की जाए, नई शुरुआत की जाए और उसमें सारे मिलकर करें। एक मौका है कि सारे अपने अपने आ जाएं। इसमें ये ना देखें मेरी शख्सियत, मैं किसकी इबादत, मैं किसकी पूजा करता हूँ, मैं किस कदर शख्सियत परस्त हूँ, इसको खुदा ना छोड़ दें। ये समझे कि मैं पाकिस्तान परस्त हूँ, रियासत परस्त हूँ, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, मजीद कमा लें, फिर खा लेना। यार एक दफ़ा कमा तो लो, एक दफ़ा निकाल तो लो इस दलदल से। मैं शनीला अम्मार, आप बताएं कि एक तो बड़ा बर वक्त, मेरे एतबार से बड़ा बर वक्त बयान आया आर्मी चीफ का, जनरल आसिम मुनीर साहब, कि होपफुली बड़ा अच्छा एक्सरसाइज कर दिया लोगों ने, अपने मैंडेट दे दिया और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ वो भी देख रहे हैं और शायद मेरे आप और हम सब भी देख रहे हैं कि उन पे जिम्मेदारी है कि वो आगे किस तरह एक्ट करेंगे ताकि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बेहतरी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अब बड़ी मेच्योरिटी का सबूत देना होगा। जैसे जवाद फैज़ी साहब ने कहा है कि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको पता है कि माशी हालात कहाँ पे चले गए हैं। जो गरीब तबका वो पिसा हुआ है, उसके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो उस वजह से हमने उन गरीब लोगों को रिलीफ देना है। रिलीफ देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सब मिल के काम करें। देखिए, जो इकॉनमी है ना, उसके ऊपर जो होती है ना सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने माजी में यही होते देखा है कि जब शहबाज शरीफ साहब थे, वो अपोजिशन लीडर थे और वो बार बार कहते थे कि आए बैठे और हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बजाय चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, इसलिए कि हम सब का मुल्क है और हम सब ने इसको मिलकर निकाला। लेकिन उस वक्त एक वज़ीर आज़म थे जो बहुत ज़्यादा मुतकब्बर थे और उन्होंने नहीं जाना कि मैं इन सब के साथ जाके बैठूँ। अब उनको भी सोचना होगा, उनको भी अपनी गलतियों की इस्लाह करनी होगी। अवाम ने उनको भी वोट दिया है, उनके वोट का भी एहतराम होना चाहिए, बाकी जमातों का भी। जो कल नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं और हम सबको मिलके आगे चलना होगा, आगे मिलके काम करना होगा। अब सुना है कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी जरदारी साहब से, जरदारी साहब अब नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, उसके बाद मौलाना साहब से होंगी, खालिद मकबूल साहब से होंगी।
पीटीआई को भी चाहिए अब ज़र्फ बड़ा करे, बाकी जमातों के पास आए, उनसे आके मिले कि माजी में डेमोक्रेसी का हिस्सा है ये, हिस्सा तो बने। बातचीत आप जी। तो दरवाजे तो बंद नहीं करते बिल्कुल। जब और दूसरी बात है कि जो एक मीडिया पे एक बहस छेड़ी हुई है ना कि उसका मैंडेट ज्यादा, उसका मैंडेट ज्यादा, उसका एहतराम करे। देखिए पार्लिमानी रवायत के अंदर यही होता है कि एक पार्लियामेंट होती है, उसके अंदर तमाम अरकान आ जाते हैं, उसमें से 2 बंदे खड़े होते हैं, 3 बंदे खड़े होंगे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के लिए, जिसकी अक्सरियत होगी, जिसको अक्सरियत वोट मिलेगा वो वजीर आजम बन जाएगा। ये बहस जो है ना हमने यहाँ पे बैठ के नहीं करनी कि उसका एहतराम करें, उसका एहतराम करें, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद पार्लियामेंटेरियंस ने करनी है। वो जिसके पास अक्सरियत होगी वो वजीर आजम बन जाएगा, वहां से आप अक्सरियत किसी की नहीं छीन नहीं सकते छीन हैं। सकते। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, आप किस तरह देखते हैं इस, जो आज हम टीवी चैनल्स के सामने अगर बैठें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ भी नहीं होगा, कोई इत्तेफाक नहीं कर सकेंगे, और एक बड़ी और बल्कि लोगों को कन्फ्यूजन का शिकार वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जी शहजाद जुल्फ़िकार साहब, बहुत सारे पहलुओं पर मेरे साथियों ने बात की, शनीला ने भी बात की, जवाद फैज़ी ने भी बात की। एक ऐसा पहलू है जो मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसका जिक्र यहाँ ज़रूर करूँगा। मुस्बत तमाम पहलुओं को हमने उजागर किया है, इसी प्लेटफॉर्म से उजागर किया, हमने बात भी की। कुछ ऐसे मनफी पहलू हैं, कुछ ऐसे तल्ख़ तजर्बात हैं जो हमारी मुस्तकबिल की राहें हमवार कर सकते हैं, और उनको ज़ेर बहस ना लाना नाइंसाफ़ी होगी, ज़्यादती होगी, उनको पसे पुश नहीं डाला जा सकता। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर जो वोट है उसकी इम्पॉर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक वोट किसी को डालने जा रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं होती। आपने पाकिस्तान के मुकद्दर का फ़ैसला करना है, उन लोगों को आपने चुनना है जो आपका फ्यूचर प्रोड्यूस करेंगे, आपकी आने वाली नस्लों का। माजी में भी यही देखते रहे हम कि हमारे नौजवान, इवन इंक्लूडिंग अभी गो के 2 करोड़ से ज़ायद जो है हमारी नया इजाफा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि नए हमारे 18 से 25 साल के नौजवानों को शामिल किया। लेकिन 4 करोड़ के करीब, टोटल 4 करोड़ है, टोटल 4 करोड़ है, जिसमें ये 18 से 25 साल की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पहले परफॉर्मेंस बेस्ड, और पूरी दुनिया में यही होता है कि आप परफॉर्मेंस जो है उसको देखकर आप अपना वोट डालते हैं। यानी कि माजी में मेरे लीडर ने कितनी क्या परफॉर्म किया, और चार्जशीट हुआ करते थे। आज भी आप पूरी दुनिया में देख लें, इवन कि साउथ ईस्ट एशिया में, जनूबी एशिया में, और ये वैसे भी 2024 जो है इंतखाबात का साल है, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, बांग्लादेश में, हमारे हमसाया ममालिक में इंतखाबात हुए और होने जा रहे हैं। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये एक सवाल हम छोड़े जा रहे हैं कि ये बयानियाँ, ये क्या होता है, यानी नैरेटिव क्या है? क्या नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स होगी हमारे मुल्क के अंदर? परफॉर्मेंस कोई चीज़ नहीं है कि आपको जिस चीज़ का मैंडेट मिला है, आपको आवाम ने मैंडेट दिया है कि आप उनके बेसिक, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके बच्चों के हुकूक, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है, इकनॉमिक क्रंच है, इकनॉमिक क्राइसिस है, ओवरऑल जो हम अपनी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, क्या हमने इसको कवर करना है, या हमने किसी एक तबके को निशाना बनाकर अपनी कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ कर कर एक बयानिया गढ़ना है और उससे फिर हमने वोट के हुसूल को यकीनी बनाना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स करनी है। डेमोक्रेसी बयानिए का कोई नाम नहीं। मुझे बताएं कि पिछले इलेक्शन में एक पार्टी ने एक बयानिया बनाया ना, उसके बाद बयानिया तो चला गया, फिर परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकी। देखिए ना सर, तो इसीलिए कि मैं इसको बयानिया कहता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा बार बार दोहराता हूँ और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये कोई बयानिया नहीं होता, ये दौरानिया होता है। ये दौरानिए में भरपूर बयानिए का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे मसाइल को कौन एड्रेस कर सकते हैं? अभी आप ओवरऑल देखें, पूरा सिनेरियो अगर आप देखें, हमें बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आए, आपके भी सामने आए, बलूचिस्तान में भी आप देख लें, इवन के मैं और फैजी साहब इंटीरियर सिंध से लेकर बलूचिस्तान के कई हल्कों में उस पे आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो पहली वाली बात आप कर रहे थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था परफॉर्मेंस। हाँ, आते हैं, इसके बाद आते हैं, जरा ये ना हो कि ये कहें कि आप तो राइट ही देखते हैं, लेफ्ट तो आप देख ही नहीं रहे हैं। आप राइट मैन जी बाबर साहब, आपकी भी नज़र है, और हम जो वैसे गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम से पहले और कल हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप कैसा देखते हैं कि एक पार्टी जो अभी शायद ऐसा लगता है जैसे जोम उसको वो है, या उस ग्रुप को कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में तो आप सबके पास जाए, आप खुद भी चल के जाएंगे, लोग आपके पास आएंगे तो दरवाजे खुले रखेंगे। बिल्कुल आपने सही बात की। आप देखें 90s में क्या होता था कि 2 पार्टी सिस्टम था, एक पार्टी जाती थी, दूसरी आ जाती थी, लेकिन फिर आपने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, वही पार्टीज़ जो एक दूसरे को बुरा भला कहती थी, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देती थी, वो इकट्ठी हो गई। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो पीटीआई के आमाद याफ्ता उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा जीते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हैं। फिर दूसरी बात यह कहते हैं जी नवाज शरीफ ने आगे तकरीर कर दी। भी देखें, नवाज शरीफ ने इसलिए तकरीर की है कि वो अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट पार्टी तो इस वक्त वही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो किसी पार्टी में नहीं है।
तो उनकी जो सीटें हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने आके बात कर दी। लेकिन उन्होंने भी एक पॉजिटिव बात की है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो इंडिपेंडेंट जीते हैं हम उनका एहतराम करते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अब इनको सोचना चाहिए, जिस तरह हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस की बात हो रही है। अब देखें बयानिए जो हैं वो इसलिए बन रहे हैं कि सोशल मीडिया है, और जब 2010 में जो वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में जो जलसा हुआ था, तो उस वक्त जो बच्चे थे उनकी उम्रें थी 10 से 11 साल। तो जो उस जलसे में गए थे, वालिदैन जिनको लेके गए थे अपनी गाड़ियों में बिठा के, तो आज उनकी उम्रें हैं 23 साल, 24 साल किसी की। तो वो जो 18 से 24 साल का वोटर है, आपका भी बच्चा अगर होगा तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेट कर लेता है कि आपने इस पार्टी को वोट नहीं देना, वो परफॉर्मेंस नहीं देख रहे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह ये पॉलिटिशियन कहते हैं कि जी जमहूरियत चाहिए, मोटिवेट तो वालिदैन को करना चाहिए, बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि तो बच्चों यही की तो बात दिमाग का मसला है। असल में ये बात सही है। अच्छा, अभी आप देखें जी जमहूरियत की बात करें, अब देखिए सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि अगर जमहूरियत होगी तो वो कुछ प्ले कर सकते हैं, अगर जमहूरियत नहीं होगी तो फिर ये कहेंगे जी डिक्टेटरशिप आ गई। इस्टेब्लिशमेंट ने एक बात सोच ली है कि हमने इस मुल्क की डायरेक्शन को ठीक करना है। अभी आपने देखा है कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जी मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और आज़ाद अरकान को भी कंग्रेचुलेट किया है और कहा है कि जी सब मिलके फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए हैं। अब उन्होंने एक बात सोच ली है कि हमने इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक करनी है। और आप ये देखिएगा कि जो करप्शन हुआ करती थी, अभी जो ये 2024 में जो गवर्नमेंट होगी, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी की ये करप्शन नज़र आएगी, कोई वज़ीर होगा, कोई वज़ीर आज़म होगा, जो भी हो जाए, गवर्नर होगा, ये वो इस हुकूमत में रहेगा नहीं। ये लोगों को आगे सामने बताएंगे कि अब ये चीज़ें आगे जा नहीं सकती। अब ये इन चीज़ों को सोच के, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। एक अगले राउंड में शहजाद रज़ा साहब, आप खामोशी से सुन भी रहे हैं और इससे पहले भी आपने कुछ बातें की हैं प्रोग्राम से पहले। ज़बरदस्त तज्ज़ी हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में सुनना ज़्यादा बेहतर है। आपका भी ज़रा तज्ज़िया हम सुनना चाहेंगे, बल्कि व्यूअर्स हम तो सुनते रहते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं कर रहे तो मुझे इजाज़त दें 2-4 जुमले नहीं, बोलने की। इसी पे हम बात जी, कर रहे हैं ना। हमारी तो मैं- बात यह है कि इस वक्त सियासतदानों की जिम्मेदारी मेरे ख्याल में 2013, 2018 या 2008 या 2002 वाले जो सिचुएशन है पिछले 15-20 साल की, अभी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो जिम्मेदारी बिल्कुल ज़्यादा है, आपने सही फरमाया और हमेशा से रहती है। फैज़ी साहब थोड़े से परेशान मुझे नज़र आ रहे थे, तो उनकी परेशानी, मैं इस वक्त इस सिचुएशन को किसी किस्म का क्राइसिस नहीं देखता। बिल्कुल सीधी सी सूरत हाल है। 3 बड़ी जमातें इस वक्त जो आई हैं, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बड़ी आसानी से हुकूमत बना सकती हैं। एक तजर्बा भी कर चुके हैं। MQM ने ऑलरेडी कह दिया जी हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं नून लीग के साथ, और पहले से हमारा एक एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, अगरचे हम कुछ वक्त लेंगे उनसे बातचीत करने में। जरदारी साहब की शहबाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब से मिल लें। ऑलरेडी ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल सामने हैं। लेकिन शहजाद साहब एक बात, आपने मैं क्योंकि मुझे एक काम करते हैं, मेरा काम करते हैं, नाम नहीं एक काम करते हैं, मेरा नाम आया तो मैं थोड़ा नहीं सुन, तारीफ किया। मैं कुछ और कह रहा हूँ। 35 थे तो तबाहियां थी, कब्रें खुद रही थी, वो 99 अच्छा, हुआ तो स्यापा एक और काम करते हैं। इस पे भी मेरी अगर गुजारिश है। फैज साहब एक काम करते हैं, मैंने कहा पहला राउंड इस तरह चलते हैं, उसके बाद सब पार्टिसिपेट आप करेंगे। रहेंगे, जी, आप मॉनिटर अच्छा, आप ही हैं। मैं तो कम से कम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं देख रहा। बड़ा आसानी है, चीज़ें तय होनी है, बहुत कुछ है आपस में शेयर करने के लिए। प्रेसिडेंसी कौन लेगा, लेने से मुराद ये किस हिस्से में आएगी, सेनेट चेयरमैन किस पार्टी का होगा, स्पीकर कौन सी पार्टी का बनेगा, गवर्नर्स कहाँ से होंगे, सूबे कौन लेंगे। पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नवाज आती है, ठीक है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, नून लीग या JUI सपोर्ट कर सकती है। सो मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का कोई इशू है। दूसरी बात, जो एक मफरूज़ा तो नहीं मैं कहूँगा, एक मुगालता पैदा किया जा रहा है कि 100 या 99 सीटें एक मखसूस जमात के बैक कैंडिडेट्स की, ऐसा नहीं है। अभी 3 मिनट पहले एक खबर आई है कि राजा खुर्रम नवाज इस्लामाबाद से जो कैंडिडेट हैं आज़ाद, उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग, उनके हक में उन्होंने अपना वजन डाल दिया है। उनका कैंडिडेट उनके पहले वो PTI में थे। सो एक अंदाजे के मुताबिक 20, 25 या 30 ऐसे कैंडिडेट्स हैं आज़ाद जिनको PTI ने सपोर्ट नहीं किया, और मीडिया चैनल्स लेकिन कुछ चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एडिटोरियल सेंस थोड़ी सी होनी चाहिए, तो वो बात भी है। दूसरी बात कि PTI के बैक जो कैंडिडेट्स हैं, क्या वो जा सकते हैं? वो भी जा सकते हैं। हो सकता है ज़मीर जाग जाए उनका, या वो सोचें कि जी ज़्यादा बेहतर है कि हम नून लीग या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात के साथ जाएं। सो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दावा करना कि 150 सीटें इस वक्त हमारे पास हैं, मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बन गई है, KP में ठीक है, मान लिया आपके लोग हैं, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो मैं किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त नहीं देख रहा। मैच्योर सियासतदान बैठे हैं, हुकूमत साजी हो जाएगी, चंद दिन की बात है, ये सारा कुछ झाग की तरह बैठ जाएगा। मेरे ख्याल में फैजी साहब रोल क्या है? देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में एक रोल है।
वो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। अगर ये बेहतर अंदाज में अगर बिहेव करें, बेहतर अंदाज में मतलब बिहेव से मुराद ये है कि दिल बड़ा करें और ये ना करें कि हमारे पास सब कुछ आए, उनको भी इवन अगर छोटी पार्टियां भी हैं, बलूचिस्तान से है, अगर खैबर पख्तूनख्वा से, अगर उनको भी साथ लेके चले तो मेरे ख्याल में एक कौमी सोच ज़्यादा उभरेगी। देखिए, मैं तो तफक्कुरात माजी के, और मैंने तो पहले कहा था कि मैं नाउमीद नहीं उनका हूँ। जवाब आपने नहीं देना, नाउमीद नहीं हूँ। देखिए, मैं वो ये- तशनीकी नहीं और छोड़ते नहीं फैज़ी नहीं साहब। मैंने इसीलिए अपने पहले सेगमेंट में, जो आपके पहले सेगमेंट था, उसमें ये बात कही थी कि सबके पास बेहतरीन मौका है, और मेरी तो यही दरख्वास्त भी होगी इन कायदीन से कि जो हार गए हैं, लेट से GDA या दीगर जमातें जो रह गई हैं, जो आई नहीं आगे उस तरह से, उनको भी कहें कि आइए। आखिर उन्होंने भी, अगर किसी ने 25,000, किसी ने लाख या 2 लाख के मुकाबले में 1.25 लाख वोट लिया, तो लोगों ने तो वोट मतलब उनको आप भी दिया है ना। नहीं, ये आपने तो एक नई बात कह दी कि जिनका पार्लियामेंट के अंदर रोल यानी वो मेंबर मुंतखब उन है, ठीक कायदीन है, से भी बात जो करें, जिनका उनसे भी जो बात करें। पार्लियामेंट से बाहर एक डेमोक्रेसी के लिए रोल है, उनसे भी काम देखिए, लें। तजावीज़ तो लें ना। देख, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं नहीं पार्लियामेंट में पहुंच सका, अब सिराजुल हक है, एक जमात के कुछ तो वोट मिले हैं ना, बुलाइए, मिलिए, कहिए सिराजुल हक साहब, आपका बेहतरीन हिस्सा मैनिफेस्टो का कौन सा है, वो हमें दीजिए। मुकाबले पे मैनिफेस्टो ना रखिए ना, उनकी अच्छी चीज़ ले लीजिए और क्रेडिट दे दीजिए कि आपकी बात मान रहे हैं। अगर इस तरह आप कर लेंगे तो मेरा ख्याल है इस वक्त पूरे, जिस तरह शहजाद भाई ने ये कहा ना कि हालात अच्छे हो सकते हैं, होने चाहिए, लेकिन हो इस तरह ही सकते हैं कि अपने दिल की कदूरतें, अपनी मैल इस साफ़ की जाए, और जो लोग ख़ास तौर पे उस चीज़ पे आए हैं ना कि मैं तो खंबे वाला हूँ, उनको खंबा शंबा जो है ना वो छोड़ देना चाहिए। नहीं तो मैं वो कल कहा था ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में आके चंद लोग आके और इस तरह की बातें करें। सबको एक लाइन पे आ जाना चाहिए, गलतियाँ जो की हैं उनको भुला देना चाहिए। और एक बात डॉक्टर साहब ने की, मुझे पता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि हम अपनी गलतियों की माफ़ी चाहते हैं और अब ये दाग धोना चाह रहे हैं। हमने 2 बड़ों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी कुछ अर्सा पहले। मैं ये समझता हूँ कि उनकी बात पे यकीन करना चाहिए, मगर ये जो पौधा जिसको पानी दे के इस कदर खौफनाक बना दिया गया कि हम अपनी कारकर्दगी की बजाय बयानिए पे आ गए और पुट्ठे बयानिए पे आ गए, उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। और जो जो उसमें हिस्सेदार था, निगाह बहरहाल उस पर क्लोज सर्किट के साथ रखनी चाहिए। शनीला मार, आप क्या कहती हैं? इन्होंने तो एक नई बात कह दी कि जो मुंतखब हुए हैं या जिनके नुमाइंदे होंगे वो तो ज़ाहिर है लूप में होंगे, जो असम्बली से बाहर रह गए हैं, जैसे अभी रिज़ल्ट वैसे फाइनल नहीं हुए हमारे सूबे के, जैसे पश्तूनख्वा मिलिया अवामी पार्टी के सरबराह अचकज़ई साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब तो जीत गए एक पार्टी से, नेशनल पार्टी की अभी तक कोई सीट नहीं आई नवाब है, सनाउल्लाह ज़ेरी हार गए। नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी जो है, तो इस तरीके से वो उन लोगों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी के लिए एक मतलब कोई कसर आप ना छोड़ें कि उसको मजबूत का, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो आगे इकोनॉमी के लिए बेहतर है। देखिए, जो बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे सबसे मैं ज़्यादा ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं वैसे उस सूबे की इसलिए बात करती हूँ कि वहाँ पे जख्मों पे मरहम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ के जो सूबे के लोग हैं, जब वो एक मखसूस सोच रखते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पे एक कंसेंसस वाली गवर्नमेंट बने। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से उनके साथ डायलॉग किए जाएं और वहाँ पे जाके ऐसा काम किया जाए कि उन सूबे के जो लोग हैं उनको भी लगे कि हमारी जो महरूमियाँ अब ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। इस तरह सिंध भी हो गया। अब जैसे जमात इस्लामी वो कह रही जी हमारा मैंडेट छीना गया है, वो जा रहे हैं एहतजाज करें कराची के अंदर, क्या आपकी ये कितनी देर तक आप इस एहतजाज को जारी रखेंगे? इसी तरह हमने पंजाब के अंदर देखा, और ये जो चीज़ थी ये जमहूरियत के लिए बहुत बुरी नज़र आई कि साद रफीक साहब जो हैं वो हार गए। उन्होंने फिर भी बड़ा दिल करके उनको मुबारकबाद दी, लेकिन उनके घर के बाहर जाके पीटीआई के वर्कर्स जो थे वो हंगामे कर रहे थे। नहीं, बल्कि एक और वो था, मैंने प्रोग्राम में देखा उनका, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, एक एंकर ने पूछा उनसे, बल्कि पैनलिस्ट ने पूछा कि उन्होंने आपको मुबारकबाद दी है। मुझे तो ये लगा कि वो फौरन कहेंगे कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और मैं भी उनको उनकी नेक ख्वाहिशात, उन्होंने कहा बहुत देर कर दी, मेहरबान आते, क्या फ़र्क पड़ा? तो इससे थोड़ा सारा ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं होता। यही मैं कह रही हूँ ना। उसी तरह मोहसिन शाह नवाज रांझा हार गए, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है,
उनके वर्कर्स को भी मारा गया। यही रवैये हैं जो जवाद फैजी साहब कह रहे हैं कि सबके पास जाएं, सबसे मिलें, सबसे बात करें, लेकिन एक जमात जो है उसको अब अपने रवैयों पे सोचना होगा। इंतशार बयानिए की जो नैरेटिव है कुछ अरसा तो चलेगा, आपने इस इलेक्शन में वोट ले लिए, पिछले में ले लिए, लेकिन वो जो 18 साल वाला बच्चा है वो अगले 5 साल बाद जाके मेच्योर होगा, कुछ तो उसकी सोच जो है वो ग्रूम होगी और उसको भी नजर आएगा कि नहीं ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता कि हर दफा हम गाली देंगे, हर दफा हम इल्जाम लगाएंगे, हम बढ़ के लगाएंगे। तो वो सारी आजकल मसला ये हो गया ना कि कुछ मूवीज ऐसी हिट हो रही हैं, सॉरी थोड़ा सा मेंटेन कि जिसके अंदर सिर्फ हम तशद्दुद दिखा रहे हैं, तो शायद उन्होंने भी हमारे बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करनी शुरू कर दी कि हर बच्चा जो है ना वो समझ रहा है कि मेरे हाथ में गन होगी या मैं गाली दूंगा तो मैं एक हीरो हूँ। इस सोच को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके ऊपर अब सियासी जमातों को काम करना होगा। नैरेटिव बिल्डिंग परफॉर्मेंस ज़रूर है, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग ये भी है कि ऐसे बच्चों की सोच को किस तरह आप बदलेंगे कि उनको बताएंगे कि परफॉर्मेंस होगी, मईशत बेहतर होगी तो फिर ये मुल्क तरक्की करेगा, गाली की सियासत से तरक्की नहीं होती। डॉक्टर सज्जाद देखें, इन्होंने एक नई बहस छेड़ दी और मेरे ख्याल में इन्होंने भी उसका इशारा दिया है कि ये जज्बातियत, एक हम बस 5 साल काफ़ी हो गया कि तू करके बात करना और मैं यहाँ से चलूँगा ये हो जाएगा, उनको ये करने का, और ये जिस तरह ये बता रही हैं कि आप जीत गए, आप खुशी इस तरह मनाएं कि आपके हारने वाला भी दिल खोल के आपको मुबारकबाद दें, आप उसके घर के सामने फायरिंग कर दें या उस पर जो है उलटबाजी कर या फिक्रे कसें या टीवी प्रोग्राम में आके आप इस तरह करें। आज भी मैंने देखा एक उनके रहनुमा जो थे, सेनेटर हैं, जिस तरह वो बात कर रहे थे तो जो हमारे साथ लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि अभी तक कोई ऐसी एक्सपीरियंस कोई नहीं सीखा इन्होंने। तो ये आगे चलकर इस पार्टी के वर्कर के लिए, कौम के लिए, माशरे के लिए कितना वो है खराबियां पैदा करनी। शहजाद जुल्फ़िकार साहब, मैं शरीला की बात को भी आगे बढ़ाऊंगा और जवाद फैज़ी साहब ने भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है कि पॉलिटिक्स में एग्रेशन, डिवीज़न और आउट ऑफ द वे जाना जो है हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान की सियासत में हमारा कुछ पॉलिटिकल कल्चर है जो ग्रेजुअली अब इम्प्रूव हुआ है, बेहतरी आई है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी नो डाउट के नज़र आई है, लेकिन उसके बावजूद तशनगी रह गई है। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हमने देखी और कुछ ऐसे हालात हमने देखे। ओवरऑल अगर हम अपना एनालिसिस देखें, अपना तज्जिया देखें, मैं उससे पहले भी यही बात कर रहा था कि हम जमात इस्लामी को ये एक मिसाल रखते हैं सामने कि जमात इस्लामी ने जितनी कैंपेन्स चलाई, शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इतनी ज़्यादा कैंपेन की हों इंतखाबात से कबल। किसी भी छोटी सी बात पे उन्होंने धरना भी दिया, कराची में उन्होंने बड़ी मोटिवेशन का काम किया, लोकल बॉडीज़ में उन्होंने कम बैक किया, लेकिन जब उन्होंने ये फैसला किया कि हम एहतजाज करेंगे, उनको बजाय ये कि एहतजाज करने की बात, वो ये कहते कि हम असर नो जायज़ा लेंगे, हमारे नकाइस क्या थे, हमारी खामियां क्या थी, क्या हम परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या हम वो डिलीवर नहीं कर पाए, या हम अपने लोगों को ये यकीन नहीं दिला पाए कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं, बजाय कि हम ये काम करें। माजी में आपने जिक्र किया कि अब बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो रह गए हैं, और बहुत ही अच्छी बात की जवाद फैजी साहब ने कि उनको भी लूप में लिया जाए, क्योंकि हम जब स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्टेड मेंबर ही हो, वही हमारा स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर ये होता है कि कोई आपका ट्राइबल चीफ भी हो सकता है। महमूद खान अचकज़ई साहब की आपने मिसाल दी, तो उस मिसाल से मैं ये बात ज़रूर यहाँ पे करूँगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब की शिकस्त के पीछे जो मुहर्रिकात हैं उन्हें उसकी तलाश करना होगा कि क्या वजूहात थी कि मैं शिकस्त से दो चार हुआ। ये नहीं कि जी फौरी तौर पर आप वही बयानिया जिसकी मैं बात करूँ, आप एक बयानिया गढ़ना शुरू कर दें, ओ जी मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, ओ जी आप ये बताएं कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो वो बाकियों के साथ क्या हुआ है, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं। अब आप देखें झालावान में क्या सूरत हाल, आप जाम कमाल साहब की जो तवक्कुआत थी उसके हवाले से क्या कुछ होता रहा, इसी तरीके से पंजाब में जो हमने देखा। तो हमें जायजा लेना है, ये एक खुद एहतसाबी का दिन है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का दिन है कि हमारी गलतियां क्या हैं, बजाय कि हम अपने कौमी इदारों को निशाना बनाएं, बजाय कि हम वो जो एक आर्टिफिशियल बयानियां जड़ते हैं या उस नैरेटिव को बिल्ड करते हैं। मेरे ख्याल में इस तरफ भी डॉक्टर साहब, इस तरफ भी मेरे ख्याल में तवज्जो हम दें कि इलेक्शन हो गए, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि जी ये हुआ वो हुआ, सबसे ज़्यादा तो वो खुद क्लेम करते हैं कि हमारे लोग आए हैं, तो फिर किस चीज़ की धांधली और कहाँ की धांधली, इक्का दुक्का छोड़ दें उसको, शायद अपने तौर पर उन्होंने किया होगा, लेकिन किस चीज़ की धांधली। अभी आप देखिए, अगर धांधली की बात होती और आप देखेंगे अगर धांधली करना चाहे कोई भी मैनेजमेंट है, हम स्टैब्लिशमेंट को छोड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है फॉर एग्जांपल, धांधली करना चाहे तो इससे पहले भी 2002 का इलेक्शन हमने देखा, डिक्टेटर था, उन्होंने धांधली कर ली, उन्होंने हुकूमत भी बना ली थी, सारा कुछ। क्या ये नहीं बना सकते थे? कोई मसला ही नहीं है। आप देखें स्टेट के सामने आप ठहर ही नहीं सकते,
तो इसलिए स्टेट ने की पावर उन्होंने यूज़ नहीं की। अगर धांधली ये होती तो क्या 100 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जीतते? भी देखें, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, ये नहीं होता कि जी उनको मौका नहीं मिला, उनको भी मौका दिया गया, उनके भी पोलिंग एजेंट्स थे, सब चीज़ें थी। लेकिन अब बयानिए की बात हो रही है कि बयानिया बन गया है। अब देखिए बयानिया का तोड़ क्या है, इसको कैसे ख़त्म करना है। अभी देखिए जो भी हुकूमत आएगी, ये कोलिशन गवर्नमेंट आए, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो, नून लीग का हो, MKM का हो या किसी और जमात का हो, अब उसको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। परफॉर्मेंस क्या है कि यूथ जो है, जिस तरह हमारे जो सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि यूथ के जो जहन में एक चीज़ डाल दी गई है वो उसी तरह सही हो सकती है कि जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा तो उसकी सोच चेंज होगी, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल चेंज होगा, उसकी इम्प्रूवमेंट आएंगी। और वो इसी तरह उनको हेल्थ पे, एजुकेशन पे, और जो यूथ है कि उनको नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा। दोरसी साहब, यहाँ पे एक अफसोसनाक अमर ये भी है कि जिस यूथ की आप बात कर रहे हैं उसमें उस फैक्टर को मैं ला रही नहीं हूँ। यहाँ पे एलीट है और वो लोग शामिल हैं जो वेल मैनेज्ड है, उनकी पूरी फैमिली बड़े फाइनेंशियली साउंड है, वो लोग एलीट भी चेंज हो जाती है। देखिए फाइनेंशियली साउंड है वो लोग, जो बात कर रहे हैं वो देखिए जितने मर्जी हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 अरब रुपए पड़े हैं, तो अगर 6-7 आप पे आ जाए तो आप खुश होंगे, आपको वो नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा, आप कहेंगे ठीक है मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ। लेकिन उनको भी आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? उनको ये कर सकते हैं कि जी इनको मौका मिला। अभी देखें उनकी हुकूमत बन जाएगी KP में, अभी आप देख लीजिएगा। और आपको पता है कि जब हमेशा जो तब्दीली, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि उनको एक ऐसी जिम्मेदारी मिल जाएगी। 2013 की बात की है फैजी साहब ने, बड़ी सही बात की है कि सबको मौका दिया। नवाज शरीफ अगर चाहते तो 2013 में क्या मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलके वहाँ पे PTI को मौका ही ना मिलता, तो ना वो आते, ना उनको मौका मिलता, ना वो परफॉर्म करते। तो बलूचिस्तान में भी उन्होंने कहा कि नेशनल को, हाँ। तो अगर बात यह है कि अगर आपको मौका मिल गया है तो अब उसको आप परफॉर्मेंस में तब्दील करें। और दूसरा ये है कि दिल बड़ा करें। देखिए एक तरफ वो कहते हैं उनके लीडर के जी मैं किसी से रिवेंज नहीं लेता, आ जाएं अपनी स्टेटमेंट दें, आगे कहेंगे जी हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम किसी पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते। लेकिन जहाँ पे कौमी मफाद की बात होगी, जहाँ पे पाकिस्तान की बात होगी, जहाँ पे मईशत की बात होगी, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात होगी, वो जो है हम करेंगे। अब देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को इस वक्त जो हो गया है वो माशी हालात तो ख़राब ही ख़राब है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी का मसला है। हमारी तमाम की तमाम आपने अफवाज जो है वो इलेक्शन पे लगा दी है, कभी उधर कर दी है, उनका सारा फोकस जो है वो आपके अच्छे खासे रिसोर्सेज आपके हो रहे हैं। तो आप उनको मौका देंगे, वो अपनी सिक्योरिटी करे, वो आप हुकूमत चलाएं। और पोलिटिकल लोगों को अब मेच्योरिटी का मुजाहिरा करना चाहिए, दिल बड़े करें और आगे TV पे सारी स्टेटमेंट्स देंगे जी हम तमाम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जिसमें इन्होंने बात की है कि जो बाहर भी बैठे हैं, जो मेन जिन्होंने वोट लिए हैं, उनको भी बुलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराएं, उसमें कहेंगे जी, और मोनिटरिंग करें। देखें अब सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह के जी चल रहा है तो आज का दिन निकलना, इसकी आप पूरी प्लानिंग करें। दुनिया में ऐसे ही होता है। अगर अच्छी बड़ी मईशतों को देख लें तो आज हम अपने हमसाये ममालिक की बात करते हैं तो हमसे आगे क्यों चले गए हैं? इसलिए कि उन्होंने प्लानिंग्स की हैं। शायद मेरे ख्याल में शहजादा साहब ये इन्होंने जो बात की उसको अगर हम आगे बढ़ाएं, बल्कि 1997 में उस वक्त तो नून लीग नहीं थी, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, और दिल बड़ा करके सरदार अख्तर मैंगल को उन्होंने कहा कि आप करें, आपका हक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। गो के 1 साल के बाद वो हुकूमत ख़त्म हो गई, जिसका फिर बड़ा दिल कर मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे अफसोस है, 10 साल बाद उन्होंने कहा मुझे अफसोस है कि वो हुकूमत मुझे नहीं गिराना चाहिए था सरदार अख्तर मैंगल की। इसी तरह 2013 में उन्होंने डॉक्टर मालिक को कहा कि आप ये करते। उसके बाद जब हुकूमत आई तो उन्होंने अपने एक कारकुन को गवर्नर बिठा दिया, हालांकि अलाइज कह रहे थे कि आप वो कर दें। उस गवर्नर ने भी वो हाल किया जो खैर वो, लेकिन मकसद कहने का ये है कि सब कुछ अगर आप अपने पास ही रखें तो फिर डेमोक्रेसी में यही सब कुछ है कि सब कुछ रखे, वैसे लोगों को जो है दूर दीवार से लगाएं। आप ये नून लीग के हवाले से सवाल करना चाह रहे हैं? ओवरऑल की बात कर पार्टीज की। देखें बात यह है कि अपने पास रखें या ना रखें, सियासत जो है ना इसके सीने में कहते हैं दिल नहीं होता, और आप बहुत ज़्यादा केयरलेस तरीके से फैसले करते हमारे हैं। पास तो शायद हमारे सियासत में दिमाग भी नहीं और नहीं दिल तो छोड़ ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े जो है वो पुरमग़ज़ किस्म के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े समझदार लोग हैं। मैं तो ये समझता हूँ, बज़ाहिर हमें ऐसे लगे नज़र आते हैं कि शायद वो सोच समझ के फ़ैसला नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में बिल्कुल सोच समझ के फ़ैसला करते हैं। और ख़ास तौर पे जब बात आए अपने ज़ाती मफाद की तो सोच ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें, सिर्फ 2 जुमले नौजवानों के बारे में बोलना चाहूँगा जो अक्सर बात हो रही है ना, कि इन्होंने भी सज्जाद बुखारी साहब ने भी बात की। ये मेरे ख्याल में नैरेटिव नहीं है, ये एक फ़ेज़ है
जो नौजवानों पे आ गया है और उसकी वजह से जो उनको एक सोच दी गई है, शायद उनकी वो मोहब्बत उस जमात से या उस रहनुमा से जिसको वो समझते हैं नहीं है, बल्कि उनका गुस्सा किसी और तरफ है। शायद उनको वो मौके नहीं मिल रहे, तो अपने दिल का गुबार निकालने की वो कोशिश करते हैं इस किस्म का एक रवैया अपना के। और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि और एक अक्सरियत भी उनकी तरफ राग़िब होती मुझे नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे अभी इन्होंने मिसाल दी कि 2 करोड़, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नए वोटर्स आए। नए तो 4 करोड़ हैं, 4 करोड़ नहीं, नए young 4 करोड़ हैं, young 18 से 25 साल की मैं बात यंग वोटर्स 2 करोड़ आए। फैफन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जो उन्होंने परफॉर्म किया है, उनके वोट बैंक में चंद लाख का इजाफा हुआ है। शायद पहले 1 करोड़ 68 लाख थे, अब 1 करोड़ 18 से 25 साल की नहीं बात आप ओवरऑल वोट का। तो अगर ये 2 करोड़ नया वोटर आया, उसमें से मेरे ख्याल में चंद लाख ने शायद वोट डाला होगा। अगर होना असली तौर पे बात तो ये होनी चाहिए थी कि उनका 1 करोड़ 68 लाख से वो 3 करोड़ हो जाता, 2.5 करोड़ हो जाता, वो जो कि नहीं हुआ। तो एक बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए कि एक मिथ है जो मेरे ख्याल में ब्रेक हो जाएगी अनकरीब, अगर दूसरे अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकेंगे। सेकेंडली, जो बात आप कर रहे थे कि सब कुछ अपने पास रखना या ना रखना, आपने डिलीवर करना है, साफ सी बात है। और अब बात वो नहीं रहेगी कि आप बहुत अरसे इस सारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को चला सकेंगे। आपने शुरू में भी कहा था कि हर एक को चांस मिल गया है, सूबों में, मरकज़ में जो भी हुकूमत आएगी, और डिलीवर करना जिम्मेदारियां मिल जाए उनको, जिम्मेदारियाँ। और आपने ये नहीं देखना कि आप अगर हुकूमत साजी का हिस्सा बनते हैं, हुकूमत में आते भी हैं, तो कि दूसरी जमात पर आप उसका इल्ज़ाम डाल दें, मलबा डाल दें, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डालती हुई नज़र आई नून लीग के ऊपर। वज़ीर आज़म के साथ शामिल जी, साथ शामिल वज़ीर आज़म उनके थे जी, हमें फैसला में वो करते थे, हम तो बस साइन कर देते थे। बात ये नहीं है। अगर आप हुकूमत में आ रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ आएँ, आप फैसले करें, उसकी जिम्मेदारी भी उठाएं, उसको ओन भी करें और लेके भी आगे अच्छे बुरे की जिम्मेदारी सब पे होती है। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में ये तो अच्छी बात है कि एक मखलूत हुकूमत बने ताकि सब ओन करें इस चीज़ को। ये ना हो कि एक सियासी जमात के ऊपर आप छोड़ के आप कहें जी कि इन्होंने चीज़ों को ठीक करना है। अभी भी अगले 5 साल बहुत मुश्किल हैं। लेकिन ये शहजाद एक हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स भी है ना कि हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, कि हम किसके लिए बात करें ना। हमने एक इंतखाबी जो मुहिम हम चलाते हैं तो उसमें हमने किसी को तो अपना हदफ बनाना होता है। हाँ, बाज़ औक़ात आप वाली बात ये ठीक है कि हम थिंक बिफोर यू स्पीक वाले फार्मूले पे काम नहीं करते। बेहतर नहीं है जब जो बात इन्होंने स्टार्ट की, या मैंने अपने उसमें बिल्कुल शुरुआत में कहा, मेरे ख्याल में वो बात वो गुजर गया, वो ज़माना भी गुजर गया। आज जिस तरह मुल्की हालात आप देख लें, इकोनॉमी की सूरत हाल देखें, दहशतगर्दी देख लें, सिक्योरिटी के हालात देख लें, मेरे ख्याल में आपको ये जो आगे बड़ा एक सख्त वक्त है 5 से 10 साल, अगर पॉलिटिशियंस पे जिम्मेदारी इसलिए होती है कि डेमोक्रेसी है ना, इलेक्शन हो रहे हैं, सारा कुछ हो लेकिन रहा है। तल्ख तजर्बात आपको सिखाते हैं ना, सिखाते शहजाद साहब, तो कि अगर हमने क्या- माजी को नहीं देखा, हम आगे क्या कैसे बढ़ेंगे? तल्ख तजर्बात से सीखेंगे। देखिए, जितने हो चुके हुए ना, मैं शुरू में शहजाद साहब मुझे डरा हुआ देख रहे थे, अब आखिरी जुमले में वो खुद परेशान दिखाई दिए कि 5 साल बड़े औखे हैं। तो इस औखेपन को हमने आसान कैसे करना है? वो ऐसे ही करना है कि आप ये देखिए, मैंने देखिए बार बार रिपीट करने वाली बात ही है। आपने जैसे आगाज़ में कहा, फिर मैंने अर्ज़ कर दिया, फिर सब ने फरमा दिया कि सबको मौका मिल गया दोबारा। गलतियाँ भी हुई, सबसे हुई, किससे नहीं हुई। और ख़ास तौर पे हमने ये हालिया जो 10 बरस हैं उसमें बहुत कुछ और देखा, फैज़ी साहब बहुत कुछ देखा। इसका भी जिक्र ज़रूर कर दें कि जब मैं पहले उस राउंड में मैंने बात की कि इलेक्शन, अब आप इल्ज़ाम लगाते हो तो लगाते रहेंगे। फॉरेन ऑब्जर्वर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ओवरऑल उन्होंने बता सेटिस्फैक्शन का दिया इज़हार कि ये किया, हुआ है और मुतमईन है, मुतमईन है। 2 thumbs up कह दिया। फिर इसके बाद अगर कोई वैसे उठ के कह देता है कि जी हमारे तो 200 सीटें थी उसमें, तो हमें तो बिल्कुल ही उन्होंने जो है वो कर दिया। ये तो मुल्क के साथ जाती है और सिस्टम के साथ जाती है। एक बात यहाँ बार बार हुई, सजाद बुखारी साहब ने कहा कि 18 से 25 टेक्निकली कैटेगोरिकली वो देखा जाए तो कैटेगोरिकली 3.2 मिलियन। इसमें 4 के करीब तकरीबन है। इसमें 18 से 23 साल की उम्र कर लीजिए ताकि नाज़रीन तक डायरेक्टली करेक्ट बात पहुंच जाए। 25 नहीं हो सकता, वरना पिछली दफ़ा भी एलिजिबल था। 18 साल के बाद वोटर बनता है ना, जो पिछले इलेक्शन में अभी 17 साल का था तो अब वो 22 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, या ज्यादा 18 से 25 जो है वो इन 4 करोड़ में 18 से 25 साल की जो इजाफा है वो कितना है? नहीं, 25 साल का हो नहीं सकता डॉक्टर साहब। 18 बरस का होता है तो पिछली दफा 18 का होता नहीं, तो वोटर चले- बन जाता। चले- उसको एक आप चले- यूथ चले- में वो क्या- करते हैं ना नहीं, 18-25 का। मैं आप नाजरीन के लिए जो कह रहा अक्सर हूँ कि बात- वोटर्स जो ऐड हुए, मैं ताकि वो उनके जेहन में 25 साल चले हम वाला- उसको उस पे मैं- जो बात वो- करें। वो मैं ये दरख्वास्त इसलिए जसारत कर रहा हूँ ताकि नाजरीन तक ये बात पहुँचे कि एज कितनी हो सकती है। अब उसमें अगर वो लोग जो शहजाद साहब ने बहुत जानदार बात ये कही
कि अगर 3 करोड़ 2 करोड़ चले कह लीजिए, तो फिर 2 करोड़ इजाफा होता वोटर्स के अंदर जिन्होंने हक रायदही में हिस्सा लिया होता, या टर्न आउट में उसके बहुत ज़्यादा होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये क्लेम करना कि ये सारे मेरे बच्चे हैं और सबका मैं ही वो हूँ आइडियल, और ये मुझे ही हर सूरत में देखते हैं, ऐसा इसका मतलब है नहीं हुआ। यही वो नुक्ता है, मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, यही वो नुक्ता है कि खुदारा सारी की सारी गलतियाँ, और मैं नई आपको खबर भी दे देता हूँ, वो ये खबर दे देता हूँ कि अब आप देखिएगा कि जिनके नाम पे वो आए हैं ना, वो बैठेंगे और वो ये कहेंगे कि हाँ हम इस मुल्क के लिए, चंद चीज़ें होंगी, चंद लोग होंगे जिनको वैसे ही तकरीर बहुत आई होती है, जिनके जुमले मशहूर होने होते हैं, वो तो वो उस जो तरफ अपने जाएंगे। अल्फाज में भी जो है ना वो ज़हर अफशानी तो और मतलब दूसरे को तकलीफ मतलब जो ये पहुंचाना। कह रहे होते हैं कि मैंने कहा था मैं उस रूट पे आऊंगा, तो सियाने होते तो पुलिस वाले रोक लेते, और फिर जब रोका तो फिर रोने की आवाज़ें आती हैं। ऐसे लोगों को अब तकरीरों पे भी थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ेगा, मुल्क के हवाले से, कौम के हवाले से। जब तक आप देखिए, मैं आज एक जगह बैठा हुआ था तो एक प्रोफेसर साहब मुझे बात कर रहे थे कि जब हम बात करते हैं ना किसी के जवाब में कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, वो बेसिकली मुंह तोड़ना नहीं होता, वो होता है कि तुम्हारी बात को गलत साबित करूंगा। लेकिन हम अल्फाज चूंकि हमारे पास नहीं है, हम कहेंगे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसका क्या मतलब है? लड़ाई को बढ़ाना। ये मुंह तोड़ जवाब से बाज रहा जाए ठीक है, और ठीक रियासत है। को सामने रखा जाए। और एक बात आखिर में, हमने कल भी देखा शांगला के अंदर जो हुआ, जिस तरह हुआ, ऐसे वाकयात नहीं होने मानसरा में भी चाहिए। हुआ, बहुत रियासत को, अफसोसनाक। रियासत अगर अपना रास्ता बनाएगी तो फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, इंसानी हकूक़ का उसके आगे खड़े हो जाएंगे जाके। खुदारा होश के नाखून लिए जाएं। अगर इतनी सीट्स आपके बकौल आपने 9 जैसे मई कहा, नई वाला वाकया भी आंखें खोलने के लिए जैसा आपने काफी है। कह दिया कि अगर तुम्हें इतनी मिल गई हैं तो फिर तो यार सबसे ज्यादा हमारी हैं, तो फिर तो ये गिला ही नहीं बनता कि कम दी गई हैं। लिहाजा मैं इन हरकतों से उनकी बात रहा तरफ, जाए। शनीना मार की तरफ जाऊंगा। देखें 90 में भी हमने देखा 2 सूबों में हुकूमत और सेंटर में मुख्तलिफ थी, एक कन्फ्रंटेशन। ये मरला तो शायद हम तय कर लें, 2 मिनट के लिए हम समझ लें कि उनके खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हुकूमत बना लिया, आज़ाद में अपनी पार्टी जो भी नाम दे दें, पंजाब में मिला जुला हो गया, सिंध में और बलूचिस्तान में हो गया, सेंटर में कोई कन्फ्रंटेशन। अगर अभी से हम बिल्कुल दिल खोल के साथ बैठेंगे नहीं नेगोशिएट, तो कन्फ्रंटेशन क्या इस इकोनॉमी जो हमारी कमज़ोर है, कन्फ्रंटेशन के हम एफोर्ड कर सकते हैं? हमने मार्च के बाद फिर आईएमएफ के पास जाना, और आईएमएफ के एग्रीमेंट हुए बगैर और उससे कर्जा लिए बगैर हमारी इकोनॉमी आगे नहीं जा सकती। आपके इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इससे ज़्यादा कर्जा आपने इस माली साल के अंदर देना है। तो जब आपके मुल्क के ऐसे हालात होंगे तो आईएमएफ या स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या आईएमएफ आएगा आपके साथ एग्रीमेंट करेगा? वो नहीं करेगा। उसने जब वो पहले भी एग्रीमेंट किया था वो तमाम सियासी पार्टियों के पास गए थे। तो अगर आपने मुल्क को निकालना है और अगर आप सोच रहे हैं कि हमने वाकई आवाम के लिए कुछ करना है, देखें जिसको आज़ाद और ये भी और ये भी वही वक्त चला गया कि आप आईएमएफ को दरखास्त करें, लेटर लिखें, कर्जा इनको ना दें, आप कर्जा ना दें, मुल्क को हाँ, दे रहे हैं भाई, जी। किसी पार्टी को तो नहीं दे रहे तो हैं। ये वाली जो सोच होगी आप इसमें जो एक सूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे वो सारे लोग बैठे होंगे, तो क्या वो हर वक्त इंतशार की कैफियत नहीं रखेंगे? इस मुल्क के अंदर रखेंगे जैसे 2013 से 2018 के दरमियान उस तमाम सूबे के वसाइल इस्तेमाल किए जाते थे पंजाब के अंदर धरना देने के लिए, या वफाक के ऊपर धरना देने के लिए, या वफाक के ऊपर हमला करने के लिए। सो अगर ये जो चीज़ है ना, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो उनके इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं उनको माजी से सीखना होगा, उसको देखना होगा कि उनके उस रवैये ने, अगर तो कुछ लोग ये समझेंगे कि वाकई अगर हमारा वो जो पहले रवैया तो उसकी वजह से हमें अवाम ने वैसे चौधरी निसार नहीं है, इसलिए कोई अब हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, लेकिन वो ये समझेंगे ना कि हमारे इसी बयानिए की वजह से, इसी इल्ज़ाम तराशी की वजह से हमें वोट तो मिला है, तो हम यही रवैया रखते हैं। फिर ये सोच से उनको निकालना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में अब तो एक्सपीरियंस उनको सीख लेना चाहिए, और माजी से ही आदमी सबक सीखता है। माजी में गिरफ्तार नहीं होता, सबक सीखता है और आगे चलता है। ये मेरे ख्याल उनके लिए भी शायद मौका दोबारा अल्लाह ताला ने उनको दिया है कि वो चीज़ों को ठीक कर लें। और इंसान हमेशा एक ख़ता करता है और उसको अपने आप में बेहतरी लाता है। देखिए, दुनिया में जितनी भी नामवर शख्सियात हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कदावर शख्सियात हैं या अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे ऑथर्स हैं, उन सब ने अपनी गलतियों से सीखा है और उन्होंने फिर उन गलतियों की रिपीटेशन में नहीं गए, वो रिपीट उसको दोबारा नहीं किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत जल्द आकर एक ऐलान किया, और जिसके बारे में उसके 2 पहलू हैं ना। अगर आपकी मर्ज़ी आप मनफी पहलू उसमें तलाश करते रहें तो आप उस पर बहुत डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आपको मुस्बत पहलू भी उसमें देखना होता है। कोई भी शख्स जब भी कोई बात करते हैं तो उसके दोनों पहलुओं को
पैरेलल लेके चलना, उन्हें उसको मुस्बत पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने आके एक पैगाम दिया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो जो जीते हैं उनकी जीत को, उनके मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं। साथ में उन्होंने खुले दिल से कहा कि हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है इस माशी गर्दाब से निकलने की, इस पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलने के लिए। तो मैं समझता हूं कि उसके रद्द अमल में फौरी तौर पर दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस को भी आकर उसका जवाब बड़े ऐसा अंदाज से देना चाहिए कि यस, हमारा मसला हमारे ज़ाती मफाद नहीं है बल्कि मुल्की मफाद है। क्योंकि उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू से लिया, उनका जो पहले दिन से जो उनका मौक़िफ़ था उसको इंडोर्स किया मोहम्मद नवाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि हमने रियासत को बचाना है, अपनी सियासत की बात उन्होंने उस दिन भी नहीं की। फिर कुछ लोगों ने उसमें यह पहलू तलाश किया कि जी इनको तो बहुत जल्दी चाहिए कि बस इक़्तिदार मिल जाए। देखिए, आप मनफी पहलू अपनी तरफ, पॉलिटिकल आपकी जो पॉइंट्स अपनी तरफ, ये इसको आगे बढ़ाना की जरूरत थी और ये बड़ा एक अच्छा मौका था। बाबर गोरसी साहब से कि एक मनफी पहलू, एक बंदा, आप ये देखें, आप जितना भी मुखालिफ हो, उसने अगर एक बात कर दी और ठीक बात कर दी कि सबको मिलकर चलना है, और तो फिर आप उसमें कह रहे हैं कि अभी तक भी, और वो इनको तो ऐसी तकरीर ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए तकरीर करना, देखिए पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, तकरीर कर दी है तो कोई उन्होंने ऐसी कोई तकरीर नहीं की जिससे कोई हर्ट हुआ हो। उन्होंने तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया है। दूसरी बात की है शनीला ने कि जी अब परफॉर्मेंस जो है ना, वो उनकी हुकूमत होगी तो वो धरने करेंगे। आप मेरी बात याद रख लें, अगर वो इस्लामाबाद में या कहीं धरना कर गए, हुकूमत उन्हीं की होगी। उनको जो मुल्क चला रहे हैं ना, उन्होंने एक डिसाइड कर लिया है कि एक लिमिट है, नो में अब नहीं होगा, जो हो गया हो गया। वो भी इसलिए हुआ कि उन्होंने दिल बड़ा किया और ये चीज़ें हो गई। अब ऐसी चीज़ें दोबारा आपको नज़र नहीं आएंगी। और रही बात ये कि जी आपस में मिल के चलना है, क्या करना है, दिल बड़े करने, देखिए मेच्योरिटी नहीं आई अभी। मैं देखें ख्वाजा सादर रफ़ीक की पूरे ट्विटर पे ट्रेंड है, मैं उसको एक बड़ा आदमी समझता हूँ कि उसने लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दी और कहा कि जी मैं हार गया हूँ। समर हरून बिलोर हैं, क्या क्या जेस्चर है, फ्लावर्स लेकर गई हैं। और देखे वो हरून बिलोर की वाइफ हैं जो शहीद हुए और उसके बाद MP रही, पूरा खानदान शहीद हुआ। उस खातून को अप्रिशिएट करने अपने बेटे के साथ गई है, उसको कहा भाई मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, आप जीत के। इसी तरह अब तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है बैठना चाहिए। अब जो उनका लीडर है उसको ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, उसके साथ नहीं बैठ। सबसे बड़ा डाकू कहने वाला, शेख रशीद को चोर कहने वाला, उसी को उसने अपना प्रेसिडेंट बना दिया, चौधरी परवेज लाई साहब को बना दिया। तो इसलिए अगर वो परवेज लाई के साथ बैठ सकते हैं, MQM के साथ बैठ सकते हैं, दूसरे जो उनके कोलिशन से उनके साथ बैठ सकते हैं, तो नवाज शरीफ के साथ बैठना या पीपल्स पार्टी के साथ बैठना उनके लिए कौन सा बड़ी बात है। बल्कि जी हाँ, उनको ये चाहिए कि ठीक है जी, मैं मुल्क के लिए, हम अपोजिशन में बैठते हैं लेकिन हम मनफी किरदार अदा। को भी तो उन्होंने जो अलकाबात दिए थे, नहीं अलकाबात उसके बाद जी हाँ, अलकाबात जी हाँ, वही और फिर उन्हीं को लंदन जाके केस किया था। आप देखिए अच्छा, नवाज शरीफ ने इन पे कोई केस कभी नहीं बनाए जी। कभी नहीं बनाए एक सिपा सलार थे जब ये 6 सितंबर का एक ISPR ने सारा करवाया वहाँ पे फंक्शन उधर, वहाँ तो उन्होंने वहाँ तकरीर की कि जी मैं सबसे ज़्यादा अगर इम्प्रेस हूँ तो इन सिपा सलार से हूँ, और अगर मैं क्रिकेट ना खेलता तो मैं इस वक्त आर्मी में होता। उसी को आपने, जिसने आपके साथ अच्छा किया, आपको लेके आए, उन्हीं के साथ, हाँ उनको आपने, हाँ जैस कौम के, उनकी के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आप ये दूसरों की तो आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना करें। शहजाद रजा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं तमाम गुफ्तगू में, बड़ी ऐसा लगता है दिल की बात आप नहीं कर रहे हैं और आप कहते हैं वैसे इस तमाम इन तमाम उससे कि पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है, इलेक्शन में उसका एक नारा कुछ और होता है, लेकिन जब पार्लियामेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट साजी और ये वो, फिर कुछ ना कुछ कंप्रोमाइजेस ज़रूर होते हैं। कंप्रोमाइज़ ये नहीं कि उसूलों पर कंप्रोमाइज़, कुछ कंप्रोमाइजेस, झुकना, लचक पैदा करना ज़रूर होता है। आप बहुत सीनियर हैं हमसे और बहुत सारी पार्लियामान असम्बली आप देख चुके हैं, सियासी जमातों को बहुत करीब से देख चुके हैं। जो सियासी जमात अपने इलेक्शन से पहले के मोड में या उस एटमॉस्फेयर में रहती है और पार्लियामान में आके अपना वो पोस्चर चेंज नहीं करती, वो कभी कामयाब नहीं होती। यही गलती की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जो सियासत उन्होंने पार्लियामान के बाहर इलेक्शन से पहले जो करते रहे, वही सियासत तो करते रहे। फ़र्क नहीं कर पाए कि वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है। हुकूमत में भी आके वो अपोजिशन करते थे, अपोजिशन में बैठ के भी वो अपोजिशन करते थे। सो मेरे ख्याल में अब शायद उनको कुछ समझ आ गया होगा। हम ये दुआ कर सकते हैं कि अगर वो अपोजिशन में अब बैठेंगे तो वाकई अपोजिशन करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मुझे वैसे मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम बहुत याद आती है। बस वो बात की बातें हैं। मैं तमाम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू यही की कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है
अगर वो दिल बड़ा करके, जहन बड़ा करके साथ बैठेंगे, इस मुल्क की खिदमत करेंगे, हमें यकीनन एक मजबूत हुकूमत भी मिलेगी, चाहे वो कोलिशन भी हो, लेकिन मजबूत हुकूमत मिलेगी। प्रोग्राम सियासी अहवाल से इस्लामाबाद स्टूडियो से शहजाद जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।